नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं जिगर नागड़ा, जिनकी फिल्म विस्पर्स ऑफ द माउंटेन्स ये इफी गोवा में दिखाई जाने वाली है। इंडियन पैनोरामा का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बनकर आने वाली है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी फिल्म के बारे में, इनकी सोच के बारे में। कैसे हैं आप जिगर? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? ऑल वेल। मैं इनफैक्ट जब आपका मैं फिल्म के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो अब मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या है। इनफैक्ट आपके इस फिल्म के चक्कर में मैंने कोई और फिल्म, शॉर्ट फिल्म देख ली। ऐसा कुछ कंफ्यूजन में आ गई मैं। ओके ओके। सो बेसिकली ये फिल्म का नाम, जैसे आपने भी बताया, विस्पर्स ऑफ द माउंटेन्स है। ये एक राजस्थानी भाषा की फिल्म है। और ये फिल्म हमने वर्ल्ड प्रीमियर किया था कैलकाटा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। और अभी ये इफी गोवा बहुत प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है, वहां पे दिखाई जाएगी। तो ये फिल्म का सब्जेक्ट, बेसिकली मैं राजस्थान से आता हूँ, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। और वहीं पे मतलब मैं ऐसे बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई से हूँ, पर अक्सर आना जाना फ्रीक्वेंटली रहा है। बट कोविड टाइम में जब मैं जाता था और ज्यादा रहना हुआ मेरे नेटिव प्लेस में, तो मैं, हमारा गांव अरावली पहाड़ों के इर्द गिर्द में बसा हुआ है। और वहां पे माइनिंग बहुत होती है और बहुत एग्रेसिव माइनिंग होती है। तो अक्सर जब कोविड के समय में मुझे ज्यादा रहने का मौका मिला, तो मैं देखता था कि पहाड़ दिन ब दिन कटते जा रहे हैं। और कभी मैंने ऐसा गौर नहीं किया, पहले भी जाते रहा हूं, बट इस बार जब मुझे रहने का ज्यादा मौका मिला और मैंने लोगों से पूछताछ की, तो तब पता चला कि ये पहाड़ जो है, माइनिंग होती है जिसमें मार्बल माइनिंग होती है। और इंडिया का 70% ऑफ द मार्बल माइनिंग उसी डिस्ट्रिक्ट से जाता है, और उसे माइनिंग डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं वैसे। तो फिर ये आइडिया आया कि इसको डॉक्यूमेंट्री में बनाऊं मैं। और क्योंकि समय था मेरे पास में बहुत ज्यादा, और मैंने जब बात करना शुरू किया, तो जब मुझे पता चला कि माइनिंग को जिस तरह से मैं देख रहा था कि माइनिंग बहुत बुरी चीज है, और अक्सर हम यही अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि माइनिंग से ये हो गया वो हो गया, पर लोग जो है जमीन पर कोई बुरा नहीं कह रहा है इसे, क्योंकि वहां से रोजगार मिल रहा है लोगों को। और बहुत सारी चीजें जो है वो माइनिंग से आ रही है। जैसे जब मैंने, मुझे ऐसी कोई फिल्म नहीं बनानी थी एक्टिविज्म वाली के सब खराब है। जब मैंने अपनी रिसर्च की, तो पता चला कि हम जो भी चीज अनुभव कर रहे हैं इस दुनिया में, वो मेजरली माइनिंग से आती है। पेट्रोल कह लो, आयरन कह लो, स्टील कह लो। हम तो, मैंने बोला तो फिर मैं इस कहानी को बताऊं कैसे फिर, मतलब मेरे लिए बहुत दुविधा हो गई थी। तो इसको 3 साल लग गए इस कहानी को बताने और सोचने के लिए। तो जब मैं बार बार जाते रहा, तो मैंने सोचा कि इसको बैलेंस करता हूं मैं, कि बाप बेटी की कहानी है, जहां पे बाप की एक चाय का ठेला है उसी माइनिंग के अंदर। वो चाहता है कि माइनिंग और हो, ताकि उसका धंधा और बढ़े, लोग और आए मजदूर, और उसकी चाय और बिके। बट उसका एक बेटा है जो बोल नहीं सकता है, और उस कारण से वो नेचर से बहुत कनेक्टेड फील करता है, पहाड़ों से। उसे लगता है कि पहाड़ भी उसी तरह से बिहेव करते जैसे वो बिहेव करता है। पहाड़ बोल नहीं सकते, बट वो ग्रो होते हैं, कटते हैं, उसके भी अंदर एक इमोशन है। तो वो हमेशा एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल क्लैश में रहता था अपने पिताजी के साथ में, कि पहाड़ क्यों कट रहे हैं। बट पिताजी के पास में कोई जवाब नहीं होता था। पिताजी एक ही चीज कहते थे कि पहाड़ कट रहे हैं तो हमारा पेट और घर चल रहा है। तो वो बेसिकली बाप बेटे की आइडियोलॉजिकल क्लैशेस की कहानी है, कि जहां पे बेटा चाहता है कि पहाड़ कटना बंद हो जाए, पर बाप चाहता है कि पहाड़ ज्यादा कटे ताकि उसका घर और गांव का विकास हो। बिल्कुल। तो एक ऐसा कुछ पॉइंट रहा होगा जिसमें आपको लगा कि नहीं भाई, ये तो फिल्म बन जाएगी। आप फिल्मकार हैं, 10 चीजें आपके आसपास चलती है और आपको लगता होगा 10 चीजों में फिल्म बन जाती होगी और बना भी सकते हैं। लेकिन एक वो कोई पॉइंट होता है ना जहां लगता है कि नहीं, ये वाला तो बनना चाहिए। तो बेसिकली मैं सच बोलूं तो इस फिल्म को लिखना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। और इस फिल्म के बनाने से, मतलब इस सोच आई नहीं कि मैं इस कहानी को बताऊं कैसे। उससे पहले दो चार कहानियां और आ गई और उसे लिख के बना डाली। बट ये मुझे लग रहा था कि इसे अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत सेंसिटिव इशू है माइनिंग अपने आप में। और आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हो एक फिल्म बनाने के लिए, कि आप कुछ भी दिखा रहे हो। अग्री। तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी था कि रिसर्च करूं मैं, कि, और आप ऐसी फिल्म बना रहे हो जहां पे जमीन पर लोग खिलाफ है ही नहीं, लोग चाहते हैं कि माइनिंग और हो। तो तब मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं कि माइनिंग के इफेक्ट नेगेटिव कैसे दिखा सकता हूं। तो मैंने वो क्रैक करना कि कहानी को बताना कैसे। तो जब मैंने कहानी लिख ली, तो दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज थी कि परमिशन कौन देगा माइनिंग के अंदर शूट करने में, क्योंकि अगेन आप
उस जो भी ओनर होगा माइनिंग का, वो तो यही सोचेगा कि आप क्या दिखाने वाले हो मेरी हाँ माइनिंग को लेके। तो हाँ। सबसे दो चैलेंज थे, एक तो स्क्रिप्ट लिख लिया, पर फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं था कि मैं बना पाऊंगा, क्योंकि माइनिंग ओनर्स परमिशन नहीं देंगे, वो मैं श्योर था। बट समहाउ मैंने जहां पे भी शूट किया उस माइनिंग ओनर को कन्विंस किया, स्क्रिप्ट नरेट की, और उनको ये कॉन्फिडेंस में लिया कि देखिए ये फिल्म जो है वो माइनिंग के खिलाफ नहीं है, आप हम्म तो सरकार के नियमों का पालन कर रहे हो, बट हम्म माइनिंग से जो नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, हम्म। उसको हम अलर्ट कर रहे हैं कि आप कैसे बच सकते हो ओके। उस नुकसान से। क्योंकि जो भी माइनिंग से इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है वो हम इमीडिएट कभी नहीं देख पाते, कि आज नहीं। माइनिंग की और कल उसका इफेक्ट देखेंगे। उसे 50 साल 100 साल लगते हैं जमीन बंजर होने में, बारिश नहीं होने में। तो वो कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट को। ओ लवली, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आप उसको बेहतर बना सकते हैं, या जैसे आपने कहा बैलेंस किया जा सकता है, ये मेरे लिए भी बहुत नया है कि आप बैलेंस कर सकते हैं। सच बोलूं तो मतलब इंडिविजुअल अगर ओपिनियन दूं मैं, तो एकदम ही बैलेंस नहीं कर सकते, जो हम हाँ, कहते इफ हैं कि नॉट एकदम, इक्वल। हाँ। हाँ, हम उसको जरूर बचा सकते हैं। जो हम 50 साल में नुकसान होने वाला हम्म। होता है वो हम और ज्यादा डबल कर सके, पेड़ पौधे अच्छा। लगा के, और कैसे उसको सिस्टमैटिक माइनिंग करके, कि जहां पे माइनिंग हुई है, वो क्या होता है जनरली कि माइनिंग होके जो माइनिंग ओनर्स है वो खर्चा बचाने के लिए छोड़ के चले जाते हैं उसी माइंस को ऐसे ही। तो उसको कैसे मड से भर के वहां पे वापस प्लांटेशन लगाए, ताकि वो जो बंजर जमीन है उस जमीन को वापस से एग्रीकल्चर लैंड बना के छोड़े माइनिंग ओनर्स। वो वाह। हमने थोड़ा सा फोकस किया है कि इफेक्ट तो होगा, नो डाउट। देखो आप अगर मतलब नेचर को तोड़ोगे तो नेचर आपको खिलाफ तो होगा ही कभी ना कभी, हाँ, बट उसको वक्त हम टाल सकते हैं, टाल सकते हैं। लवली। टाल तो सकते हैं, थोड़ा सा हम टाल सकते हैं। बिल्कुल, इसके पहले भी आपने बत्ती नाम की एक फिल्म बनाई थी, फिर आई लव ऐश्वर्या नाम की एक फिल्म बनाई थी आपने। थोड़ा उस बारे में बताइए, किस तरीके की फिल्म थी आई लव ऐश्वर्या? आई थिंक दैट ये तो एक मराठी फिल्म थी। जी, वो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही कमर्शियल फिल्म। पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था जी। टू वेरियस फिल्म मेकर्स लाइक अनुराग कश्यप, ओनीर, मनीष गुप्ता, ये सब बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स है, और मुझे भी हमेशा से मेन स्ट्रीम फिल्म बनानी थी। बट और ये मेरी पहली फिल्म थी मराठी, और वो भी बहुत ही जो मराठी में जो हम कहते हैं स्टार, उनको लेके बनाई थी। हम्म बट मतलब अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया 2020 में, इंडिया लॉकडाउन हो गया, और वो हम्म। कोविड में बहुत टेक्निकल तरीके से रिलीज हो गई, और ये ओ। फिल्म गायब हो गई। मतलब वो कोविड में जब 2 साल जो हम घर पे लॉक थे, हाँ तो हाँ। उसके बाद में जब मैं अपने नेटिव प्लेस में रहा, और मैंने वहां से मेरा सोच बदली, क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अरावली द लॉस्ट माउंटेन इसी सब्जेक्ट पे। यस, अरावली वाज बहुत अनदर फिल्म। इमेच्योर, हम्म बहुत इमेच्योर डॉक्यूमेंट्री कहूंगा मैं, बट स्टिल इस सब्जेक्ट को इतना प्यार मिला। मोर देन 30 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ये स्क्रीन हुई, तो मुझे समझ में आया, और फेस्टिवल्स में मुझे बुलाया जाता था, और मेरा नजरिया बदला फिल्म देखने का, सच बोलूं तो, और समझने का। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया मैं, मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको लेके मेरी जो सेंसिटिविटी थी वो ज्यादा अवेयरनेस में आई। और जी। उसके बाद में जब मैं क्योंकि हमारा जो, जैसे मैंने कहा, मैं अरावली पहाड़ों के बीच में हमारा जो घर है, तो वहां पे एक घर था जो पहाड़ पे एक अकेला सिंगल घर था। तो हम जब चलते हैं कहीं पे तो हमें बहुत खूबसूरत लगता है, वो सीनरी याद आती है कि यार पहाड़ पे हमारा भी एक सिंगल घर हो। पर वो दूर से अच्छा लगता है, पर जब हम जाते हैं वहां पे तो पता चलता है कि वो खूबसूरती सिर्फ टेम्पररी होती है, कुछ मिनटों की या कुछ घंटों की। उसके हम्म। बाद में वही बहुत अपोजिट लगता है कि आपको कहीं पानी लाना है, सामान लाना है, तो आपको पूरा दिन नीचे उतर के लाना हम्म पड़ता है। तो हम्म। खूबसूरती दूर से अच्छी लगती है, पास जाके वो जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरती रहे बरकरार। वैसे ही एक आइडिया आया कि यार मैं ऐसे ही किसी पहाड़ पे चला गया, और वहां पे एक अकेला घर था ट्राइबल लोगों का। मैंने सोचा यहाँ पे बिजली नहीं है, कुछ सुख सुविधा नहीं है, और उन लोग बहुत हैप्पी है अपने जिंदगी में, और उनको जरूरत भी नहीं है बिजली की। तो मैं वंडर कर रहा था 21वीं सदी में ऐसी भी कोई जिंदगी जी रहा है परिवार जहां बिजली नहीं है और वो खुश है। तो मैंने आइडिया है कि इसको कैसे बताया जाए इन लोगों की कहानी को। और मतलब ऐसा भी नहीं था। और अगेन मैं कहूंगा, जब बिजली की बात आती है तो अगेन वो आप सरकार की पॉलिसी को डील करना पड़ता है, आप कुछ भी नहीं बना सकते हो फिल्म बनाने के नाम पे। तो मतलब अगेन मैं उस दुविधा में था कि यार मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि इस घर में बिजली नहीं है तो क्यों नहीं है।
तो हम्म। सबसे पहले रिसर्च में ये पता है कि 2019 में जब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि इंडिया इज इलेक्ट्रिफाइड नाउ। हम्म। सो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगेन स्क्रिप्ट लिखना हो गया कि जब इंडिया इलेक्ट्रिफाइड है तो मैं ये फिल्म कैसे बना सकता हूँ। मुझे पता करना पड़ेगा कि इंडिया करेक्ट। इलेक्ट्रिफाइड है तो ये घर इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है? फ्री में कहानी में लिख सकता हूँ। तो मैंने और रिसर्च किया और इस पे जो स्कॉलर्स है, पीएचडी स्कॉलर्स है, एनजीओज है, उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि इंडिया इलेक्ट्रिफाइड है ये गवर्नमेंट क्लेम करती है, बट हर घर इलेक्ट्रिफाइड है ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा। तो ओके। घर मतलब गांव नहीं होता है। इंडिया इलेक्ट्रिफाइड हो गया मतलब गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया, इंडिया का हर गांव। हम्म। और घर नहीं हुआ, घर अभी बाकी है। तो हम्म। बेसिकली 2021-22 में अगेन ये फिल्म मैं लिख रहा था, तभी एक सरकार ने वापस से पार्लियामेंट में कहा कि नाउ दे आर इनटू द प्रोसेस ऑफ कि हर घर में बिजली पहुंचे। अभी भी हर अच्छा। घर में इंडिया में बिजली नहीं नहीं है। पहुंची है। हम्म। और उसके रीजन ये है कि आप क्या होगा, कहीं पे भी आप कहीं पे भी घर बना लोगे तो सरकार बिजली नहीं दे पाएगी। नहीं, करेक्ट। आपके जो पॉलिसीज है उसमें 20-25 घर होनी चाहिए, कस्बा होना चाहिए। तो हाँ। मेरा ये मानना था कि उस पॉलिसी जहां पे हम गवर्नमेंट लैक करती है उस पॉलिसी हम्म। में कि हर घर में बिजली कैसे पहुंचाए, तो हम्म। सोलार एक मीडियम है जिससे हर घर में बिजली पहुंच हाँ। सकती है। हाँ। तो और ये टाटा जैसे इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे एनजीओज है वो ये बहुत काम बहुत। कर रहे हैं। तो आइडिया भी बिल्कुल। वहीं से आया कि जो एनजीओज है वो ऐसे घरों में सुविधा पहुंचा रहे हैं अपने सीएसआर फंड्स के थ्रू कि किसी के घर पे, स्पेशली हम नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा देखते हैं जहाँ पे 12 ही महीने बारिश होती है और हम्म। लैंड स्लाइडिंग की वजह से बिजली के होता है। खंभे बह निकल जाते हैं। जाते हैं, तो हम्म। वहां पे बिजली जनरली नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि वहां पे बहुत जंगल में डीप रूटेड गांव बसे हुए और वहां पे नक्सलाइट की वजह से खंभे चोरी हो जाते हैं या निकाल देते हैं। राजस्थान में समस्या रही है कि बहुत ट्राइबल इलाका है, तो क्या है कि जो उनके पूर्वजों ने वहां पे घर बसाया हुआ है पहाड़ों में और अकेला घर है, तो सरकार सिर्फ एक घर को बिजली देने के लिए इतना खर्चा नहीं कर सकती है, क्योंकि एक हम्म। घर में बिजली देने के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए, आपको हम्म। ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा, हम्म। वायर खंबा ये वो, सब कुछ। तो पॉसिबल नहीं है। तो हम्म। आइडिया वहां से आया कि मैं इसको इस फिल्म में रूपांतर करूं और अपनी भाषा में बनाऊं। तो अगेन मैंने वहां के लोकल एक्टर्स लिए और नॉन एक्टर्स भी लिए जो बहुत सिमिलर टू कैरेक्टर लगे। हम्म। और इस फिल्म को मैंने बनाया कि एक लड़का कैसे ठान लेता है कि मुझे अपने घर पे बिजली लानी है, और लास्ट में उसको रे ऑफ होप मिलता है उस सोलर पैनल के अंदर वाह। कि मेरे घर पे भी पंखा जल सकता है औरों की तरह। लवली। तो अब इसके बाद इस फिल्म को जब इफी में दिखा दिया जाएगा, आपकी लेटेस्ट फिल्म को, तो उसके बाद क्या सोचा है, कहाँ लेके जाना है, लोगों के सामने कैसे लेकर आएंगे? अभी तो जस्ट ये फेस्टिवल जर्नी दिसंबर से शुरू हुई है, जैसे मैंने कहा कि किफ में हुई, यहाँ पे इफी में हुई। तो अभी ये फेस्टिवल जर्नी आई डोंट नो कि ये अभी और कितने फेस्टिवल्स में मतलब दिखा पाएंगे हम। हम्म। पर अभी ये है कि सर हम जितना हो सके उतने फेस्टिवल राउंड्स कवर करेंगे। और इंडिपेंडेंट फिल्म्स को घर देना मुश्किल होता है, जर्नी तो चलती रहती है साल बहुत भर बहुत। फेस्टिवल्स के थ्रू, बट एक बहुत। फाइनल जो हम होम कहते हैं जिसे, हम्म। कि अब यहाँ से हम खत्म करते हैं अपनी यात्रा, हम्म। वो मुश्किल होगा। बट फिल्म जरूर कहीं ना कहीं हम उसको घर देंगे कुछ दिनों लवली। बाद। लवली लवली। और और क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में, और क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू? जो लोग फिल्म नहीं देख पा रहे हैं उनके दिल को कैसे तसल्ली देंगे आप? मतलब आई एम श्योर कि अभी जस्ट जर्नी शुरू हुई है और इंडिया में बहुत फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जैसे मेरी पिछली फिल्म इंडिया के मतलब काफी मेजर फेस्टिवल्स में और जो छोटे फेस्टिवल्स भी होते हैं उनमें मैं दिखाता हूँ, ये भी उसी फेस्टिवल्स का पार्ट होंगी जल्दी। और फिल्म के थ्रू मैसेज तो मतलब हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई एक्टिविज्म वाली, मेरे सब्जेक्ट बहुत एक्टिविज्म वाले होते हैं, बट मेरा बनाने का तरीका कभी एक्टिविज्म वाला नहीं होता है। तो करेक्ट। जो लोग ये सोचते हैं कि, मतलब मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि माइनिंग बहुत बुरी चीज है बहुत बुरी चीज, बट अगर आप उसको अलग तरीके से थोड़ा सा अवेयरनेस, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है पेड़ पौधे लगाने की और बहुत सारी चीजों की हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर हम उसको निभाए, जो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है मैंने कि इकोनॉमिक अवेयरनेस और ग्रोथ कितना जरूरी है, बट उस चक्कर में हम जो इन्वायरमेंटल ग्रोथ है वो भूल जाते हैं, क्योंकि करेक्ट। इन्वायरमेंटल ग्रोथ का जो इफेक्ट है वो बहुत सालों बाद देखने मिलता है, ट्रू ट्रू ट्रू। शायद एक जनरेशन बाद देखने मिलता है। बट हम आने वाली जनरेशन का ख्याल रख सकते हैं अभी,
क्योंकि इकोनॉमिक जो अवेयरनेस और डेवलपमेंट है वो इमीडिएट दिख जाता है कि आपको दो अगली। महीने में पैसा आ जाता है। हम्म। पर मेरा इस फिल्म के थ्रू मैं यही दिखाना चाहता था कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, बिल्कुल। आप इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट को हैंड इन हैंड लेके। बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट। चाहेंगे कि ये हर व्यक्ति देखे, हर एनवायरमेंट को प्यार करने वाला शख्स देखे और पूरी दुनिया में उसका नाम बहुत ऊंचा हो। धन्यवाद। थैंक यू सो